आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाउ टू टॉक किड के बारे में आज हम लोग जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है शाय चिल्ड्रन। इसमें माइकल अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका जो किड है जिमी वो हर वक्त उनके साथ चिमटा रहता है और किसी भी जो भी उनका फैमिली मेम्बर जो भी होते हैं वो उनसे बात नहीं करता, बल्कि वो उस टाइम पे ज़्यादा ही शाय हो जाता है और ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ चिमटना शुरू हो जाता है। आगे मारिया अपने बारे में बता रही हैं कि मैं भी बचपन में बड़ी शाय होती थी, तो मेरी माँ हमेशा मेरी सिक्योरिटी के लिए सबसे यही कहती थी कि ये बहुत ही शाय है, इसलिए ये बात नहीं करती। एक लिहाज से ये बड़ी सुकून वाली बात थी कि उस टाइम पे फिर कोई भी मुझसे बात नहीं करता था और वो कहती है मैं कि मैं अक्सर ही तनहा फिर महसूस करती थी। वो कह रही हैं कि मैं वाकई शायर नहीं बनना चाहती थी। आज भी जब भी मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करती हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल महसूस होती है। मुझे बोलना जो है ना वो बड़ा ही घबराहट वाला काम लगता है। अब माइकल आगे ये बता रहे हैं तो फिर ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाए? क्या उनको इसी हालत में ऐसे ही छोड़ दिया जाए या उनसे ज़बरदस्ती हेलो कहने पे उनको मजबूर किया जाए या क्या कोई तीसरा भी रास्ता है? अब क्या कोई इस तरह का कोई तरीका है जिसमें शाये बच्चे जो हैं वो जो है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ इफ़ेक्ट पड़े? अब सारा ने बताया कि मेरा जो भांजा था वो बहुत ही शाय था। मैं उसको बामुश्किल साल में 1 या 2 दफ़ा ही देख पाती थी। इसलिए जब भी वो हर बार आता तो मुझसे उससे दोबारा उसे घुलने-मिलने में बड़ा वक़्त लगता था। पिछले साल जब वो मेरे पास आया तो मुझे ये ख़्याल आया, मैंने अपने हाथ पर एक मोज़ा चढ़ाया, वो कठपुतली बन गया तो मैंने उससे बात करने लगी, तो मुझे लगा कि उसको ये चीज़ बड़ी पसंद आई। अगली बार जब वो आया तो मैंने वही कठपुतली दोबारा निकाली। इस बार मैं तैयार थी। मैं कोई फ़नकार तो नहीं, लेकिन मैंने मार्कर से पहले ही उस पर ना आँखें और नाक बना दी थी। उसे ये बात याद थी। इस बार वो बहुत जल्दी मेरे साथ घुल-मिल गया। बच्चों को पहले से मुलाकात के लिए तैयार करना अब ये कैसा रहेगा? मारिया ने इस टाइम पे पूछा। क्या इससे हमें कुछ हेल्प मिल सकती है? अब जिस तरह से कि जब हम किसी नए घर में जाते हैं जहाँ रिश्तेदार हों, मुश्किल तो लगता है। बहुत से लोग हेलो भी कहना चाहते हैं। ये बड़ा डरावना फ़ील होता है। वो बता रही हैं कि मुझे याद है कि जब मैं इस एज में थी, तो आंटी सोनिया जो थीं, वो लिपस्टिक उन्होंने लगाई हुई होती थी और जब वो मुझसे किस मुझे करने लगती थी ना, तो मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड फ़ील होता था। तो अब वो इस चीज़ पे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को इस तरह का किया जाए कि बच्चे नॉर्मल फ़ील करें। अब इस टाइम पे माइकल जो है वो सैटिस्फाई नहीं हुआ। उसने कहा हर चीज़ पे जब हम लोग प्लानिंग हम इस तरह से नहीं कर कर सकते ना। अब अगर कोई आंटी इस तरह से पूछें कि जैमी को क्या हुआ? वो खेलता क्यों नहीं? मतलब अपने बच्चे के बारे में इस तरह से पूछें। अब हम उस टाइम पे अपने बच्चे के जो भी उनके इमोशंस होते हैं, हम उनको नहीं झुठला सकते। अब कि होता क्या है हम उसको शाय भी नहीं करार देना चाहते। अब ये इस तरह से कहना कि आपका बच्चा जो है बड़ा ही शाय है, बहुत फ़ितरी जज़्बे से आता है, लेकिन मैंने कहा कि हम अपने बच्चों की हिफ़ाज़त करना चाहते हैं, तो अब इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? अब ये जो है ना ये अल्फ़ाज़ तो बड़े छोटे से लगते हैं, उन्होंने कहा कि लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत बड़ा है। कि हम लोग उनके जज़्बात और उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत की इज़्ज़त करते हैं। ये उसे इख्तियार भी देते हैं, वो मजबूर नहीं किए जा रहे, हम इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी करें। लेकिन अब सबसे अहम बात ये है कि हम क्या नहीं कर रहे। उसे सबसे पहले शाय बच्चे का जो हम लोगों ने एक टैग लगाया है ना, उसमें कैद नहीं करेंगे। अब जिस तरह से अब्बू ने कहा कि मैं शर्मीला हूँ, तो मैं शर्मीला ही हूँ। तो अब इसमें ये होता है कि बेहतर है मैं कहता हूँ कि भई हाँ जी, मैं अपने अब्बू के पीछे ही रहूँ, तो ये चीज़ भी बेहतर नहीं है। इसके बजाय हम उनको एक मतलब एक टास्क दें, एक दावत सी दें कि हाँ जी, भई अब हम इसको किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब अब अगर रिश्तेदार इस तरह से ज़ोर दें, तो हम बेच-बचाव भी कर सकते हैं। अब ये हुआ कि जब कज़न जो उसके थे, जिमी को खिलौना रेल की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे कि आ जाओ भी, तुम भी आ जाओ। तो हम उस वक़्त कह सकते हैं कि हाँ जी भई, तुम फ़िक्र ना करो, जेमी जब तैयार होगा ना, वो खुद ही आ जाएगा, उसे ट्रेनें बड़ी पसंद हैं। अब जब जेमी उस टाइम पे कुछ सेलेक्ट करने लगे, तो हम उसके साथ हम यूँ कह सकते हैं, तुम वालदैन के साथ यहाँ पे बैठकर पहले कुछ खाना चाहते हो या प्ले रूम के जो सोफ़ों पर बैठकर बच्चों के साथ जाके ट्रेन खेलना चाहते हो? अब एज़ ए सिंपल अगर हम लोग शॉर्ट वर्ड्स में बात करें तो ये बिल्कुल मामूल की बात है कि छोटे बच्चे इन लोगों के साथ बहुत ही शर्मीले होते हैं जो कि जिनको वो नहीं जानते। हमें अपनी तवक्कुआत को हमें थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा। बच्चों को फ़ौरी तौर पर स्ट्रेंजर्स के साथ घुलने-मिलने पर मजबूर करने के बजाय हम उनकी मदद कर सकते हैं। उन्हें कोई काम देकर या उन्हें सिर्फ़ इजाज़त देकर कि वो तब तक देखते रहें जब तक वो शामिल होने के लिए तैयार ना हो जाएँ।
आगे इसी उस पे ना कुछ स्टोरीज बनाई गई हैं, जैसे कि सारा अपनी स्टोरी बता रही हैं कि बेसी नया जो थी ना वो अक्टूबर के बिल्कुल मिड में अपनी जमात में शामिल हुई। जब तमाम बच्चे, अब डेढ़ उनको महीना गुजर चुका था स्कूल आते हुए ना, तो उसका जो खानदान था वो अभी अभी वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। वो बहुत ज़्यादा बच्ची शाय थी, ना ही मुझसे बात करती थी ना ही किसी दूसरे बच्चे के साथ। मुझे तो अभी वो टीचर बता रही है कि अभी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो उनको उसको इंग्लिश समझ भी आती है या नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बिल्कुल गैर उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड रखूं, इससे इसलिए मैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं करती थी, बल्कि उससे क्या करती थी कि छोटे छोटे टास्क दे देती थी कि हाँ जी ये पेंसिल्स लेके आओ, या ये जाओ मछलियों के एक्वेरियम में कुछ दाना डाल के आओ। तो वो मेरे कामों में ना बड़ी हेल्पफुल हेल्पफुल होती थी। लेकिन वो क्या करती थी कि आंखें नीचे ही रखती थी और हमेशा खामोश रहती थी। अब हुआ ये कि हेलोवीन के मौके पर जब मैं हर बच्चे के लिए एक छोटा सा कद्दू लाई, मैंने बच्चों को चम्मच दिए कि ताकि वो अंदर से गूदा निकालें और बीज जमा करें। हमने मंसूबा बनाया कि कुछ बीज हम भून कर खाएंगे और बाकी को हम जाकर उगा देंगे। अब कुछ बच्चों को क्या हुआ कि उस चिपचिपे गूदे को छूने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जो वो बेसी जो नई बच्ची थी उसने क्या किया, अपने नंगे हाथों के साथ उसको खोदना शुरू कर दिया। वो मुसलसल गोदा निकालती गई और इसी तरह दौरान ना वो बातें भी करने लगी। वो अपने बहन भाइयों और अपनी बिल्ली के बारे में बात कर रही थी जो वो पीछे छोड़ के आई थी। फिर उसने अपने हवाई जहाज का जो भी उसका जर्नी था वो उसने बताया, नए फ्लैट्स के बारे में बताया, अपने पेरेंट्स के बारे में बताया। अब सारा वक्त वो इस चिपचिपे जो गूदे में ना खुशी से उंगलियां भी चलाती रही थी। इस दिन के बाद से बेसी जो थी वो मुकम्मल तौर पर उस क्लासरूम का हिस्सा बन गई। अगरचे उसकी आवाज़ जो थी ना वो बहुत ही धीमी होती थी और उसे सुनने के लिए झुक कर सुनना पड़ता था, लेकिन वो सवालों के जवाब भी देती और उस पर पूरी डिस्कशन करती और अपने इमोशंस के बारे में बताती थी। लगता था कि कद्दू के गूदे ने ना उसकी सारी की सारी झिझक तोड़ दी। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि मुझे खुशी है कि मैंने सब्र किया और उस पर बात करने का दबाव भी नहीं डाला। इसे वक्त चाहिए था और ऐसी सरगर्मियां जिनमें वो बोले बगैर शामिल हो सके। आगे आना अपनी एक स्टोरी बता रही हैं कि चाहे मैं इंडोन को कितनी बार समझाऊं कि जब कोई उसे हेलो कहे तो वो सर उठाकर जवाब दे, वो ये कर ही नहीं पाता था। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। सिर्फ बदतमीजी की बात नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल करे। आखिरकार एक यहाँ पे उसे हमें वो बता रही हैं कि आखिरकार हमें एक सोल्यूशन मिला। मैंने उससे कहा कि वो एक लम्हे के लिए सर उठाकर हाथ की हल्की सी जंबिश कर दिया करे, बजाय इसके कि कुछ भी बोले। वो अपनी उंगलियों को हल्का सा नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है। इससे वो बदतमीज नहीं बल्कि बहुत ही प्यारा और बड़ा ही शर्मीला सा बच्चा लगता है। आगे बात हो रही है जॉना की कहानी। अब इसमें एक स्टोरी बताई जा रही है कि डीन की उम्र 5 साल थी और वो ज़िंदगी के मतलब बहुत ही नए मरले में वो स्टार्ट हो रहा था, यानी किंडर गार्डन का आगाज़ था। अब उसके स्कूल में एडमिशन के साथ उसकी स्क्रीनिंग, ओरिएंटेशन सब कुछ हो चुका था। अब डाक से उसके क्लास के बारे में भी सारा चीज़ें रिसीव हो चुकी थी कि स्कूल शुरू होने में कि अब सिर्फ एक वीक बाकी है। लेकिन हुआ क्या कि डैन ने ऐलान किया कि वो स्कूल में सिर्फ इसी सूरत जाएगा कि अगर उसका पूरी जो उसकी फैमिली है ना वो उसके साथ जाएगी, मतलब अम्मी अबू सीमी छोटा जैक और हाँ बिल्ली और कुत्ते भी साथ है। अकेला स्कूल के इस अनजान सफ़र पर जाना ना उसके बस की बात नहीं थी। अब वो बता रही हैं कि मैं परेशान हो गई कि अगर मेरा बच्चा वाहिद 5 साल हो जो स्कूल जाने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूँगी। मैंने उसके इमोशंस का एतराफ़ करने से शुरुआत की। नए मकाम पर मैं अब उसको इस तरह से बात करने लगी कि नई जगह पे जाने से अपने फैमिली के बगैर जाना वाकई डरावनी हो सकता है। डैन जो था वो फ़ौरन मुत्तफ़िक हुआ। वो इस टीचर के साथ नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो उसका आदी नहीं था। मुझे इल्म था कि इसका उसातिज़ा मतलब जो भी टीचर्स हैं उनको स्कूल शुरू होने से पहले 1 हफ़्ता सेटिंग के लिए मिलता है। तो मैंने उसको ये ऑप्शन दी कि हम क्लासरूम का जाके विज़िट करते हैं, ताकि मैं इसीलिए मेरी सोच जहन में सोच यही थी कि वो उसको जाके देखे और उसका वो हैबिचुअल हो जाए। मैंने स्कूल फ़ोन किया और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही मुझे वेलकम कहा। हमने उसे हफ्ते में सिर्फ 3 बार क्लास का विज़िट कराया। हर बार हमने जाके उसकी जो टीचर थी उससे बातचीत की और खिलौनों से खेले। स्कूल के पहले दिन से एक रात
कव्वल हमने एक ख़ास मंसूबा बनाया कि हमने घर के तमाम फ़र्द की छोटी छोटी तस्वीरें काटी, उसके जो बिल्ली और कुत्ते थे वो भी साथ, और उन्हें एक छोटे जिप वाले थैले में रख दिया जो ख़ास तौर पर हमने इसी उसके लिए हमने ख़रीदे थे कि शेर की शक्ल वाला एक खूबसूरत बैग जो है ना उसके अंदर। अब डीन ने ये फैसला किया वो अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएगा, और जब भी उसको उस चीज़ की ज़रूरत फ़ील होगी वो अपने उसकी ज़िप खोलेगा और वहाँ पे उन सारे फेसेस को देख लेगा। अगली सुबह वो बता रही है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना वो बड़ी ही बहादुरी के साथ उस स्कूल बस में चढ़ गया और मैंने सुकून का सांस लिया। अब आगे इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी मतलब हम लोग मुख्तसर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमने सीखा कि हमने उनकी जो भी उनकी इमोशंस है ना हमने उनका एतराफ़ करना है कि किसी नए घर में जब भी दाखिल होना है जहाँ सारे रिलेटिव्स मौजूद हों बहुत ही मुश्किल हो सकता है, इस तरह से बच्चे से बात करेंगे तो उसको अपनी फीलिंग्स को समझने में मौका मिलेगा। और ये भी है, ये भी एक साथ कहेंगे कि बहुत से लोग तुम्हें सलाम भी करना चाहते हैं और ये बहुत ही डरावना हो सकता है। नंबर 2 ये हमने समझा कि उसकी जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एडजस्ट करना, कि उसको समाजी तौर पर दबाव होने का जो उसको उसके ऊपर प्रेशर जो था वो डालने की बजाय उसे हम कोई टास्क दे दें कि तुम ये चीज़ उठा लो और इसको अपने साथ ले लो, इस तरह से तो वो इजी फील करेगा। आगे ये करें कि उसको दो दो ऑप्शंस दे दें कि जैसे कि इस तरह से कि तुम बच्चों के साथ खेलना चाहते हो या बड़ों के साथ आकर नाश्ता करना चाहते हो। नंबर 4 ये कि किसी भी हम लोग इसी तरह से वो मतलब कोई इस तरह का खेल जो उसको पसंद आए, मज़ा और खेल का इस्तेमाल करें कि मतलब जुराब पहन के जिस तरह से उन्होंने किया था ना ऑथर ने, इस तरह का कुछ। पाँचवा पॉइंट ये है कि बच्चे को कंट्रोल दें कि जब वो तैयार होगा तब वो तुम्हारे साथ, मतलब दूसरा बच्चा जब तैयार होगा ना तब वो तुम्हारे साथ आके शामिल होगा। ये अब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं little runaways and kids who take off in the parking lot and other public places। अब यहाँ पे जॉना अपनी स्टोरी बता रही हैं कि माइकल ने उनको इस तरह से कहा, ज़ोर से कहा कि मुझे हेल्प चाहिए, कि अगर मैं अपने किसी भी एक बच्चे को खो बैठा ना तो मेरी बीवी बीवी जो है वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मैं एक बच्चे पर तो निगाह रख सकता हूँ लेकिन जब दूसरे बच्चे की बारी आती है वो भी इधर उधर दौड़ने लग जाता है। कभी कभी वो दोनों क्या होता है डिफरेंट अपनी डायरेक्शंस में पार्किंग में भागने लग जाते हैं। अब मुझे एक समझ नहीं आती, मुझे क्यों इस तरह का ना ड्रोन चाहिए। तो उस टाइम पे टोनी ने हंसते हुए कहा चलो हम ऐसा करते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और हम क्या करते हैं कि एक और तुम्हारी नकल बनवा लेते हैं जो तुम्हारे एक बच्चे की तरफ जाएगी और दूसरी नकल तुम्हारी दूसरे बच्चे की तरफ जाएगी। तो इस तरह से मजाक होने लगा। माइकल उस टाइम पे मुस्कुराया जब उसने फिर कहा जब ये चीज़ें मार्केट में आएंगी ना तो सबसे पहले फिर मैं ही खरीदूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुम टोनी से उसने पूछा कि जब तुम्हारे तो ट्विंस बच्चे हैं तो ये तो बड़ा ही ड्राउनी है। तो उस टाइम पे फिर टोनी ने मुंह बनाया। उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों की पट्टियां लगाने के बारे में भी ये आसान नहीं है, मैंने अपने बच्चों की पट्टियां लगाने के बारे में भी सोचा लेकिन लोगों की नज़रें बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल काम है, जैसे मैं अपने बच्चों को जानवर समझती हूँ। अब सच में मैं भी इसकी तलाश में हूँ। मारिया ने भी उस टाइम पे यही कहा कि हाँ जी मुझे भी बताओ कि इस चीज़ का क्या सलूशन है। अब मैरी अपनी कहानी बता रही हैं कि पार्किंग की जो एक स्ट्रगल है ना, मेरा बेटा जो डीन है वो जब 3 साल का था तो एक रनर था। वो कभी हाथ पकड़ना उस बच्चे को पसंद ही नहीं था, चाहे पार्किंग हो या भीड़ भाड़ वाली जगह, वो आज़ाद ही घूमना चाहता था। और जितना ज़्यादा मैं उसको सख्ती से पकड़ती वो इतनी ही ज़ोर से उसको छुड़वाने की कोशिश करता। एक बार मैंने गलती से उसे क्या किया कि इतवार की दोपहर को मैं उसको मॉल ले गई। वहाँ की भीड़ में हम दोनों के दरमियान ज़बरदस्त इस तरह से कशमकश हुई कि वो मेरे हाथ से छूट गया और मैं उसके उसे खोने के खौफ से चिमटी हुई थी। आखिरकार मैंने उसे क्या किया, गोद में उठाया और गाड़ी तक ले गई, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था और ऐसे लग रहा था कि मैं उसको किडनैप करके लेके जा रही हूँ। मैंने उसे पिछली सीट पे बिठाया, दरवाजे लॉक किए और इसमें इंतज़ार में रही कि जब वो थक जाए तो उसे सीट बेल्ट भी लगा दो। अब उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कुछ फैसला किया कि कुछ जगहों पर जाना ही मैं बिल्कुल छोड़ दूँ। मैं सिर्फ प्लेग्राउंड में जाती लेकिन खाने पीने की चीज़ें तो लानी ही थी, तब भी ये मसला तो वैसे ही था। अब डैन से जब ये गुफ्तगू की गई उसने ये सारी फीलिंग्स को तस्लीम करते हुए कहा कि पार्किंग में हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता। डैन ने कहा हाँ मुझे भी मतलब अब वो अपनी स्टोरी बता रही हैं कि फिर उस टाइम पे डैन ने कहा हाँ जी मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो फिर मैंने उससे कहा तुम दौड़ना चाहते हो? उसने कहा, अब उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है ना। तो फिर कहा कि तुम दौड़ना चाहते हो? तो डैन ने कहा हाँ, तुम मेरा हाथ दबाती हो और तुम अच्छी तरह बात भी नहीं करती। तो फिर मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि ओ हो, तो तुम्हें हाथ को इस तरह से दबाना भी अच्छा नहीं लगता, वो भी तुम्हें तकलीफ देता है। मुझे डर है कि गाड़ियाँ तुम्हें नहीं देख सकती और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए मैंने चीखा। अब मैंने उससे दिखाया कि उसका सर गाड़ी की खिड़की से नीचे है, ड्राइवर भी उसे नहीं देख सकता ना, मतलब उसकी हाइट बड़ी छोटी है। अब मैंने उसको बताया कि हम क्या करें ताकि तुम सेफ भी रहो और हाथ भी ना दबाया जाए। तुम मेरी कमीज पकड़ोगे, मैंने उसको एक ऑप्शन दी, या बेल्ट वगैरह, या तुम ट्रॉली पकड़कर धक्का देना चाहो। तो डैन ने उस टाइम के, अब मैंने उसको डिफरेंट ऑप्शंस दे दी, पहले उसको एक्नॉलेज किया, उसको ऑप्शंस दी, फिर उसने कहा नहीं मैं ट्रॉली को धक्का दूंगा, लेकिन तुम ना मुझसे आराम से बात करोगे। तो फिर उस टाइम मैंने उससे कहा हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा, तुम ऐसा करो, ट्रॉली भारी है, मुझे हेल्प भी चाहिए, और मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं ना नरमी से बात करूँगी। अब इसमें यहाँ पे डिफरेंट जो पेरेंट्स हैं वो अपनी डिफरेंट अपनी ऑप्शंस दे रहे हैं कि एक वालदा ने अपने बेटे को बेल्ट में कुत्ते का बांधने वाला जो पट्टा दिया और उससे कहा कि वो अपनी माँ को कुत्ते की तरह वॉक पर ले जाए। तो इस तरह से तो नहीं, अब हाथियों की कतार के कुछ वालिदैन अपने बच्चों से यूं भी कहते हैं कि वो हाथियों की तरह ना एक दूसरे की टेल को पकड़ के साथ साथ चलेंगे, या ट्रेन की तरह, जिस तरह से हम लोग ट्रेन ट्रेन खेलते हैं कि एक वालिदैन अपने चारों बच्चों को कहता है कि वो ट्रेन बनकर चलेंगे, कोई इंजन है, कोई आखिरी बोगी होगी, कोई उससे आगे वाली होगी, इस तरह से। अब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि लड़ने के बजाय कोई हम लोग इस तरह से प्लानिंग करें जिससे बच्चा भी महफूज रहे, ए से बी तक सारे बच्चे महफूज रहें। अगर बच्चा फिर भी भागता है तो पकड़ना और उसे वापस भी ले जाना पड़ेगा, चाहे वो चीखें या लड़े, फिर घर जाकर ही दोबारा बात करना पड़ेगी। अब हम उस टाइम पे ये कह सकते हैं कि तुम्हें पकड़े जाना अच्छा नहीं लगा और मैं डर गई थी कि तुम खो जाओगे, तो अगली बार हम क्या करेंगे। आगे मारिया जो है वो अपनी सजेशंस दे रही हैं कि फ्रोजन फीट गेम दौड़ो, और जब मैं कहूँ फ्रोजन फीट तो फौरन रुक जाओ। ये गेम जो थी ना, ये बड़ी पसंद आई उनके बच्चे को ना, वो अक्सर फौरन रुक जाता। अब इसकी प्लानिंग यूं हुई कि मारिया हर बार बाहर जाने से पहले अपने बच्चे से यूं बात करती है, उसे यकीन दिलाती कि वो खेल भी सकता है, लेकिन कुछ रूल्स का ना ख्याल लाजमी करना पड़ेगा। अब ये जो याद दहानी है इस तरह भागने वाले बच्चों को कि हम लोग उसकी जो भी उसकी वो होंगी, तवक्कुआत होंगी, उनको तब्दील करेंगे। हम ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां बच्चा काबू से बाहर हो सकता है। इसी तरह से उसकी जो भी फीलिंग्स है ना उसको तस्लीम करेंगे कि तुम्हें हाथ दबाना अच्छा नहीं लगता ना, तुम्हें आज़ाद घूमना अच्छा लगता है। ऐसे ही उसके जो भी उसकी फीलिंग्स होंगी उसको बयान करते हैं हम, अपनी फीलिंग्स उसकी तो हम लोगों ने बयान की, उसको एक्नॉलेज भी किया, और उसके बाद हमने उसको उसकी जो फीलिंग्स थी उसको एक्सेप्ट किया। आगे अपनी भी फीलिंग्स बताई कि मुझे डर होता है कि गाड़ी वाले तुम्हें देख ही नहीं सकेगा और तुम्हें चोट ना लग जाए। अब हम उसको सजेशंस दें कि तुम ट्रॉली में भी बैठना चाहते हो या तुम धक्का देना चाहते हो, इस तरह से कुछ इस तरह से हम लोग उसका शौक पैदा करें ना कि वो खुद ब खुद उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। अब उसको प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करें कि चलो कोई हम लोग इस तरह से इशारा सोचेंगे जो हमें फौरन एक दूसरे को अपने एक दूसरे के करीब लेके आएगा। अब आगे जो है कार्रवाई करें उसकी, बगैर उसकी इंसल्ट करें, हम कोई ना कोई इस तरह से करें कि अब हमें वापस जाना होगा क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान भी रखना है और मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने डिस्कस किए कि अगर बच्चा हमारे पास पार्किंग में या किसी भी पब्लिक प्लेस में भागना चाहे तो हम लोग किस तरह से उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए और साथ में अपनी भी फीलिंग्स को उसको बताते हुए और सेफ्टी रूल्स को हम अपना सकेंगे। तो आगे नाउ अब अरीश आगे इस चीज़ को, अगला जो लेक्चर है उसको रैप अप करेंगी। जज़ाकल्लाह खैर, ओवर टू अरीश। थैंक यू सुमेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12 के बारे में हमने बात करनी है। हिटिंग, पिंचिंग, पोकिंग, पंचिंग, पुशिंग, आई बेयरली टच्ड हिम। इसमें जूली हमें बताती हैं कि उनके पास मारिया आई, वो बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे ने मेरी बेटी को धक्का दे दिया। उनकी बेटी वाटर बॉटल पकड़ना चाहती थी, लेकिन उनका बेटा वो बॉटल उसको नहीं देना चाह रहा था, जिसकी वजह से उसने उसको पुश किया और उसके सिर को चोट लग गई। तो उन्होंने कहा जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बच्चे के ऊपर गुस्सा किया कि तुमने ये क्या कर दिया है। और वो उसको
मैंने अपने कमरे में भेज दिया। तो वो पूछती हैं मारिया कि अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? बच्चे ने बुली किया है अपनी बहन को, तो अब हम हमारे पास इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? ये भी नहीं है कि हम हर वक़्त बच्चे के साथ लीनिएंट रह सकते हैं कि उसके साथ प्यार से बात करें। इवन उसने काम भी ऐसा किया है जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे। तो हम इस सिचुएशन से किस तरह से निपट सकते हैं? इस सिचुएशन को किस तरह से कवर कर सकते हैं कि बच्चों के जज़्बात भी मजरूह ना हो और वो हमारी बात भी समझ सकें? अब इस सिचुएशन में जूली कहती है कि डाँटने की बजाय आपको अपने बेटे के साथ इस तरह से बात करनी चाहिए थी कि बहनों को धक्का नहीं देते। सिस्टर्स आर नॉट फॉर पुशिंग। और उसके बाद जो आपकी बेटी को चोट लगी, बच्ची को चोट लगी, उसको आप अटेंड करें, उसको जो चोट लगी है, उससे बोलें अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपको किस कर दूँ या मैं आपको जो ज़ख्म आया है, उस पर ब्लो कर दूँ। और उसके बाद आप अपने बेटे को बोलें कि आपकी बहन को तकलीफ़ हो रही है, आप जाएँ उसके लिए जाके टेडी बियर ले आएँ। इसी तरह हमने अ, बत द ल लड़के की भी और लड़की दोनों बहन-भाइयों की सॉल्यूशन को सॉल्यूशन भी दे दिया, उस वक़्त जो उनका मसला हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, उसको भी सॉल्व कर दिया और नेक्स्ट टाइम के लिए भी उनको बोल दिया अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम होने लगे तो बच्चों को पता हो कि उन लोगों ने क्या करना है। अगर बहन-भाई हैं, उन्होंने हर वक़्त किसी को बुली नहीं करना, अपने बहन-भाइयों को या किसी भी दूसरे बंदे को बुली नहीं करना और जो विक्टिम हो उसको भी पता है कि मैंने उस बंदे को हर वक़्त ब्लेम नहीं करना। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जब अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि हमने किसी को कभी वो किसी को हिट करके बात मनवाते हैं, कभी ज़िद करके। लेकिन जब वो बड़े हो रहे होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उनको पता होता है कि अगर वो किसी को तंग करते हैं, किसी को मारते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं होता हर वक़्त किसी चीज़ के लिए। इसके बात मनवाने के और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होने चाहिए बच्चे के पास, बच्चे के ज़हन में। एक ही ऑप्शन नहीं हो कि उसने अपनी बात दूसरे को मार के अपनी बात मनवानी है। इसीलिए हमारे पास कुछ स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास है एना की स्टोरी। ऐना बताती हैं उनके बड़ा बेटा आंटन उसको बहुत पसंद था, अपना छोटे भाई को वो बहुत एडोर करता था। लेकिन जब जैसे-जैसे उनका बेटा छोटा बेटा बड़ा हो रहा था, ल्यूक वो अपने बड़े भाई के टॉयज़ में जाता था जिसकी वज़ह से बड़े भाई को गुस्सा आता था, वो उसको मारने लगता था। तो मैं उसके साथ बैठी मैं हमने कहा हम इस चीज़ का प्रॉब्लम ढूँढते हैं, तो मैंने उसको एक आइडिया दिया। अगर वो बच्चा आपके टॉयज़ को छेड़े और आपको गुस्सा आ जाए तो आपने शेर की तरह चीखना चिल्लाना है। तो बच्चे को सॉल्यूशन पसंद आया, बच्चे ने कहा नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगा। चलो नेक्स्ट टाइम आया तो उसने जब उसका छोटा भाई उसके टॉयज़ को छेड़ने आया, तो वो चीखने-चिल्लाने लग गया, जिसकी वज़ह से जो उसका छोटा भाई था ल्यूक, वो डर गया इ इत उसने चीख सुनी और वो डर गया, वो रोने लग गया। तो फिर मैं दोबारा अपने बेटे की तरफ मैंने उसको बोला कि इससे तो बच्चा डर जाता है, इसके लिए अब हम कोई और सॉल्यूशन ढूँढते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा करना है कि उस बच्चे के चेहरे पे नहीं चीखना-चिल्लाना, बल्कि आपने पिल्लों में चीखना-चिल्लाना है शेर की तरह। जिसकी वज़ह से वो बच्चा भी नहीं रोएगा और आपको भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक मौका मिल जाएगा। तो ऐना कहती हैं उसने उसको मुकम्मल तौर पर हिट करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन ये एक बिग स्टेप था बच्चे को सिविलाइज़ करने का, बच्चे को बेहतर बनाने का ताकि वो वॉयलेंस की तरफ ना जाए। हिटिंग से ये बेहतर था। अब हमारे पास है मारिया की स्टोरी। मारिया बताती है कि जो उन्होंने पीछे डिस्कस किया था अपने बेटे के बारे में कि उनके बेटे ने अपनी बहन को धक्का दे दिया क्योंकि वो चाहता था वो उसकी चीज़ों को ना टच करे। तो उन्होंने कहा जब उसने धक्का दिया उससे अगले दिन मैं उसके पास गई और हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि आप अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? अगर वो आपकी चीज़ें छेड़ना चाहती है लेकिन वो छोटी बच्ची है, हम उसको नहीं समझा सकते। मुझे पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को छेड़ते हैं। 1 साल के बच्चे के साथ रहना आसान नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि उन्होंने दूसरों की चीज़ों को नहीं उठाना। तो मारिया कहती है उनके बेटे बेंजामिन ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मैं उसके साथ बोलती रही। मुझे पता है कि तुम उसको हर्ट नहीं करना चाहते इज़ाबेल को और तुम सिर्फ़ यही चाहते हो कि तुम उसको अपनी चीज़ों से दूर रखो और तुम्हारा ये भी मकसद नहीं था कि वो गिर जाए। तुमने उसको पुश किया तो वो गिर जाए। ये आपके प्लान में नहीं था और आपको डर लगा होगा जब वो रोने लग गई होगी और मैं भी आपके ऊपर चीखना-चिल्लाना लगी। तो बच्चे ने कहा, "हाँ, आप सही कह रही हैं, मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं था।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, मुझे पता है आप इस तरह के भाई हो जो अपनी बहन के साथ जेंटल होता है। अब हमें एक तरीका ढूँढना है, वो कौन-सा है कि आपको किस तरह से एक्ट करना है जब आपकी बहन आपका स्टफ़ पकड़ना चाहती है।" तो उसने कहा, "हाँ, मेरे पास मंकी है, मैं उसके सर पे रख दूँगा।" और उसके बाद वो चला गया। तो मारिया कहती है मैंने उसके साथ बात मुकम्मल नहीं की थी
मेरे ज़हन में था मैं बच्चे के साथ बैठूँगी, हम लोग कुछ और आइडियाज़ निकालेंगे, लेकिन उसने एक एक ही आइडिया मुझे दिया और वो चला गया। तो उन्होंने कहा मैं परेशान थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे करते हैं, अगर कभी भी वो आपकी चीज़ें उठाना है तो आप ऐसे करो, आप मुझे कॉल कर लिया करो, या आपको दिल कर रहा है उसको मारने को या हिट करने का, पुश करने का, तो आप मुझे बुला लो। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ऐसे हुआ कि इज़ाबेल आई उसके पास, वो ड्रॉ कर रहा था। तो जिसकी वज़ह से वो उसका मार्कर लेना चाहती थी, लेकिन उसने उसको वो वाला मार्कर दिया जो खुश्क हो गया था, जिसकी वज़ह से बच्ची भी वैसे ही खुश, बच्ची को फ़र्क नहीं पड़ा, बच्ची को उसकी पसंद की चीज़ मिल गई और वो बच्चा भी आराम से ड्रॉ करता रहा। और एक दिन जब वो काउच पर बैठा था, बच्चा बेंजामिन बैठा था, इज़ाबेल उसके पास आई, तो बच्चे ने परेशान होके माँ को आवाज़ दी, मॉम मूव इज़ाबेल। तो उन्होंने कहा, ये एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ ठीक है, मैं उसका देख रही हूँ कि उस बच्चे का एटीट्यूड चेंज हो रहा है बहन की तरफ, उसको पता चल रहा है, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि उसने अपनी बहन के सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द किस तरह से एक्ट करना है। ये नहीं कि सीधा वॉयलेंस की तरफ चला जाना है, बल्कि तरीके ढूंढने हैं, अगर वो बच्चे कुछ चाह रही है तो उसको किस तरह से मूव करना है, या उसकी चीज़ों को बच्ची क्या चाह रही है, वो चीज़ों को किस तरह से फिगर आउट करना है। इसके बाद हमारे पास टोनी की स्टोरी है। टोनी बताते हैं कि उनको कॉल आई थॉमस की टीचर की तरफ से। उन्होंने कहा थॉमस ने ड्यूरिंग ब्रेक कुछ एक बच्चे को हिट किया है, और क्योंकि वो कुछ लड़क कोई 3 लड़कों के साथ इकट्ठे खेलते हैं ब्रेक में, उनके साथ ऐड होना चाहता है, लेकिन और वो उसको टोनी को हटाना चाहते हैं, लेकिन वो हिंट नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा, जब मैंने सुना कि टोनी कहता है कि जब मैंने ये सुना कि थॉमस ने किसी को मारा है, मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मारने वाला ऑप्शन कभी मेरे ज़हन में नहीं था। मैं सोचा कि मैं उसका टीवी टाइम अलहदा कर दूँगा, मैं उसको टीवी नहीं देखने दूँगा। उसका जो लेज़र टाइम होता है, उसका डेज़र्ट, और उसने जो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, वो भी, सब कुछ, क्योंकि इसने किसी को हिट किया है और मैं इसको पनिश करूँगा, और वो मेरी बात सीखेगा उसको, ताकि पता हो कि उसने नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना। तो उन्होंने कहा, जब मैं उसको स्कूल गया, तो पहले बच्चे को पहुँचने से पहले मुझे एना मिल गई और उसने मुझे कूल डाउन किया। तो फिर मैं स्कूल गया, टीचर आई, उसने मुझे बताया कि क्या-क्या हुआ था। फिर थॉमस निकला बिल्डिंग से, वो आया, मैंने उसको बोला, ओह मुझे तो लग रहा है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो मेरे ऊपर चिल्लाया, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि आपने टीचर से बात की है। और तो मैंने उसको बोला, हाँ मैंने देखा है, तुम्हारे टीचर ने मुझे बताया है कि तुम्हारा आज ब्रेक के टाइम रफ टाइम गुजरा है। तो वो बच्चा, उसने वो कहते हैं कि उसने मेरे शोल्डर में सर रखा और वो रोने लग गया। तो फिर मैंने उससे पूछा, तुम इतने उदास हो, बताओ क्या हुआ है, कुछ हुआ है? फिर थॉमस बताता है कि वो जो बच्चे थे वो उनके साथ नहीं खेलना चाहते थे, थॉमस के साथ, क्योंकि उसके पास बिल्ली नहीं थी। तो जब थॉमस ने उन लड़कों को बताया कि मेरे पास एक स्टफ्ड कैट है, तो उन्होंने कहा, नहीं इट डजंट काउंट। तो उसके बाद उस बच्चे ने, दूसरे लड़के ने उसको गुस्सा दिया, और फिर उसके बाद थॉमस ने उसको मारा। तो उन्होंने कहा, मैं जब वो मुझे बातें बता रहा था, मैं रिपीट करती रही, ओह अच्छा, इस तरह से, जब तक वो काम डाउन नहीं हो गया। फिर मैंने उसको बताया, तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने ही बिहाफ़ पे उसने अपॉलॉजी नोट लिखा हिट करने के लिए, क्योंकि उसने हिट किया था। तो उन्होंने कहा, ये मेरे लिए तो टोनी बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था कि उस बच्चे पे हार्ड, क्योंकि उसने पुश किया था कि उसको मैं ना डाँटूँ, उसके ऊपर गुस्सा ना करूँ। लेकिन अगर मैं उसको गुस्सा करती और मैं कूल डाउन ना होता, उसकी बात ना सुनती, तो मुझे 100% यकीन है कि वो बच्चा लेटर भी ना लिखता, अपॉलॉजी नोट भी ना लिखता, और ना ही उसने उसको बताया होता कि लड़ाई हुई, क्या सारा वाक़या हुआ, अगर वो उसको आराम से टैकल ना करता, बच्चे को। अब हमारे पास है रिमाइंडर। इसके सबसे पहले है टेक एक्शन विदाउट इंसल्ट। इसमें है मेक एवरीबॉडी सेफ। अगर किसी बच्चे ने किसी को सेफ किया है, तो जो विक्टिम था या जो बुली था, दोनों को सेफ फील कराना चाहिए। और बुली भी वो जो अभी बिल्कुल नया हो, जिनको चीज़ों के बारे में पता ना हो, जिसको आप बात समझा सकते हैं, छोटे बुली, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, ना कि वो जो कि बहुत ज़्यादा
दूसरों को तंग करते हैं, जिनको पता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए इस तरह से। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम इधर छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। ओके, और हमारे पास दूसरा है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स स्ट्रांगली। अपनी फीलिंग्स को पे ज़ोर दे के बात करें कि आप किस तरह से फ़ील कर रहे हैं। और तीसरा है हमारे पास हेल्प द चाइल्ड मेक अमेंड्स। अगर बच्चे ने कोई गलत काम किया है तो कोशिश करें उस बच्चे से ही बोलें कि इस काम को आप सीधा करें, वो अपनी ही मर्जी से अपने तरीके से उस काम को सही करने की कोशिश करे। पॉइंट फोर है हमारे पास एक्नॉलेज द फीलिंग्स। फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें बच्चों की। और फाइव है इंफॉर्मेशन दें। और सिक्स है हमारे पास ट्राई प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमारे पास है चैप्टर थ्री, स्लीप द होली ग्रेल। अ, इस टॉपिक के बारे में जोआना बोलती हैं कि सोने वाला मामला एक ऐसा मामला था जिसको सोच के वो परेशान होती थी। लेकिन जब ये वर्कशॉप हुई और लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए कि सोने के हिसाब से, बच्चों के सोने के स्केड्यूल के हिसाब से, तो उन्होंने कहा मैं सोचती थी, मैं ऐसा पेरेंट बनना चाहती थी जो जब मैं छोटी होती थी, रात को सो रही होती थी और मुझे डर लगता था, तो मेरे पेरेंट्स आते थे, मुझे लेके जाते थे, फिर मुझे आराम से नींद आ जाती थी। उनके दरमियान में उनकी वार्म बॉडीज़ होती थी, जिसकी वज़ह से मुझे सुकून मिलता था। और ये कभी मेरे गले में ख़राश हो रही होती थी, दर्द हो रहा होता था, तो मेरी मदर मुझे किचन में लेके जाती थी और वो मुझे वार्म मिल्क बना कर देती थी। तो उन्होंने कहा मैं इस तरह से अपने बच्चों के लिए भी ऐसा पेरेंट बनना चाहती थी। लेकिन हर बच्चे की तरतीब या वो सोचता जिस तरह से है, या वालिदैन की अपनी सोच डिफरेंट होती है बच्चों के सोने के हिसाब से। तो इसलिए मैंने इस सेशन में बोला, जो भी मेरे थे बंदे वर्कशॉप में आए थे, मैंने उनको बोला कि आपके बच्चे जिस तरह से सोना पसंद करते हैं, आपके या आपके सिबलिंग्स के या कोई भी, आप लोगों को जो भी जिस तरह से बेहतर लगता है, जो जिस तरीके से वो बेहतर सो सकते हैं, वो अपनी कंडीशन को बेहतर समझ सकते हैं, तो आप वो सारे मुझे कॉपी पेंसिल पर लिख के दें, फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से कुछ स्टोरीज़ थी। सबसे पहले हमारे पास एक स्टोरी है, सारा स्टोरी। सारा बताती है कि उनके बेटे जैक को जब वो जब उसका बेड टाइम स्टार्ट होता था, तो वो उसको जो चीज़ रिलैक्स करती थी, जिसकी वज़ह से उसको नींद आती थी, वो थी द स्टोरी ऑफ जैक्स डे। उन्होंने कहा रोज़ उसके दिन में जो भी होता था डिफरेंट होता था, मैं उसको बताती थी कि आज आपका बहुत बड़ा दिन गुज़रा, बहुत बिज़ी दिन था, 7 बजे आप उठे, फिर आप किचन में आए, अ, आपने ब्लूबेरी योगर्ट के बारे में पूछा लेकिन वो नहीं थी, तो आप उदास हो गए। फिर आपने सोचा कि आप एक बाउल ले लेंगे, कॉर्नफ्लेक्स का बाउल ले लेंगे, और मिल्क के साथ, और थोड़ा-सा दूध गिरा भी सही, लेकिन जो हमारा कुत्ता था वो बहुत खुश हुआ और उसने वो सारा फर्श से लीक कर लिया। तो इस तरह की स्टोरीज़ जैक्स को सुनना बहुत पसंद है, जिसकी वज़ह से उसको नींद आ जाती है और वो आराम से सो जाता है। उसके बाद है हमारे पास जूली की स्टोरी। जूली बताती हैं कि जब उनकी बेटी 2.5 साल की थी, शीरियल, तो वो बेड पे चढ़ जाती थी कोई भी प्रोटेस्ट के बगैर, उसको नींद नहीं आती थी। अगर वो जूली कहती है, अगर मैं उसको 1 मिनट के लिए छोड़ के जाती तो वो मुझे बुला लेती, कभी उसने मुझे क्या बताना होता था, कभी मुझे क्या बताना होता था। तो एक दिन मैं उसका रूम नहीं छोड़ सकती थी बिल्कुल भी, उसको नींद नहीं आती थी। वो चाहती थी जब तक मैं सोऊँ ना, वो उसकी मदर उसके पास रहे। तो उन्होंने कहा एक दिन मैंने इस तरह से किया कि मैंने उसको बोला, आप मैंने वॉशरूम जाना है, आप मैं आपके ऊपर आकर चेक करूँगी आपको, आप यहीं पे लेटी रहो। तो तो उन्होंने कहा जब मैं वॉशरूम से होके आई, मैंने देखा वो बच्ची आराम से लेटी हुई है। फिर मैंने उसको बोला, ओके, मैं किचन में बर्तन रखे हैं वो धो के आऊँ, फिर उसके बाद मैं आपको आके चेक करूँगी। तो उन्होंने कहा जब मैं गई, तो मैं जब दोबारा गई तो वो बच्ची सो गई थी। तो उन्होंने कहा फिर ये हमारी रूटीन बन गई, मैं उसको अक्सर बोलती कि मैं ये काम करके आपके ऊपर दोबारा आके चेक करूँगी आपको, और वो बच्ची मेरा इंतज़ार करती। इसी तरह इंतज़ार करते-करते जब मैं उसको चेक करती, उसको पता होता कि मेरी मदर आएगी, वो फिर सो जाती थी। बच्ची को यकीन हो गया था कि उसकी मदर उसको आके चेक करेंगी। और वो ये पिक्चर करती थी, जब उसको बता के जाती थी मैंने क्या करने जाना है, तो वो पिक्चर करती थी कि उसकी मदर अब वॉशरूम में है, या ब्रश कर रही हैं, या अपने कपड़े चेंज कर रही हैं, या वो बर्तन धो रही हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा, मैंने उसको बोला कि जूली बोलती हैं, एक दिन मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप
यहीं पे सो जाओ, मैं काउच पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहती हूँ और उसके एक आर्टिकल पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ये इस तरह की बात थी जो पहले मुझे अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं बच्ची के साथ में जब तक उसको नींद नहीं आ जाती थी, मैंने उसके साथ बैठना होता था। लेकिन अब मैं उसको बोल सकती थी कि मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, मैं बाद में आपको चेक करूँगी, जिसकी वजह से बच्ची को भी तसल्ली होती थी और उसको नींद आ जाती थी। हमारे पास अब है जोआना की स्टोरी। जोआना बताती हैं जब डैन 2 साल का था तो रात को सोते वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता था। उसको सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कभी-कभार तो कहती मैं उसको स्टोरी सुनाती थी या फिर कभी-कभी उसको लोरी भी सुनाती थी, लेकिन अक्सर ये वाली ट्रिक काम नहीं आती थी। तो और वो मैं उस वक़्त थकी हुई होती थी, मैं चाहती वो सो जाए और मैं उसके साथ खेलना नहीं चाहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अ, देखा उसका एक स्टफ़ एनिमल था जिसको वो बोलते थे पीटर रैबिट। मैंने उसके जब रात रात हुई और वो बच्चा खेलने लगा, तो मैंने स्टफ़्ड एनिमल उठाया और वो डैन की तरह उसको जंप कराया। तो मैंने कहा तुम सो जाओ, डैन थका हुआ है, वो कल को उसके पास एनर्जी नहीं होगी अगर तुम खेलते रहो, तुम्हारी वज़ह से डैन भी खेलता रहेगा। अभी डैनी को सोना है और तुम ये सब कुछ बंद कर दो। तो उन्होंने कहा जब डैन ने ये देखा सब कुछ है कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, तो वो अम्यूज़्ड हो गया और फिर मैंने उसको पेरेंट फिगर बना दिया। मैंने उस रैबिट को सुलाया, उस स्टफ़्ड एनिमल को, और इसकी ज़िम्मेदारी डैन को सौंप दी, जिसकी वज़ह से वो खुद भी सो गया और वो उसको पता था कि इस एनिमल को मुझे सुलाना है, जिसकी वज़ह से वो खुद भी सो गया उसको हग करते हुए। और अब हमारे पास आ रही है ऐना की स्टोरी। ऐना बताती हैं कि अगर वो कि एंटन को बेड पे ले जाना ही सबसे पहले तो जंग का एक हिस्सा था। और जब वो बिस्तर में घुस जाता था तो वो रिलैक्स हो जाता था स्टोरीज़ के साथ, सॉन्ग्स के साथ, और उन्होंने कहा इसके लिए हमारे पास गेम्स थी। तो मैं उसको बोलती आई हैव टू मेक द बेड, आई होप इट्स नॉट लम्पी टुनाइट। तो वो कहती आंटन आंटन भी मिल जाता था और वो साथ में मेरे साथ गुनगुनाने लग जाता था। तो ऐना बताती हैं कि मैं अपने बेटे से शिकायत करती थी कि ये बेड लम्पी है, और जिसकी वज़ह से वो बच्चा भी सुनता था और फिर मैं उसको प्रेशर देके लिटा देती थी। क्योंकि क्या कहते हैं, ये जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशली जिनके सेंसरी इश्यूज़ जिनको रिलैक्स करने होते हैं, तब उनको प्रेशर उनको हेल्प करता है, और उनके हमारे सिनेरियो में भी यही सब कुछ था। इस चीज़ ने हमें हेल्प आउट किया। हमारे पास अब नेक्स्ट है टोनी की स्टोरी। टोनी कहते हैं कि स्लीप के बारे में तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये एक बेड टाइम टाइम रूटीन के बारे में। उन्होंने कहा मैं अपने ट्विंस को इंसिस्ट करती थी कि आप शाम को बात लिया करें। टोनी कहती हैं कि अगर उन बच्चियों की रूटीन देखी जाती जब वो खाती थी और वो अपने बालों को कपड़ों को ख़राब कर देती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होती थी और मैं चाहती जब भी वो सोएं तो वो बात लेके सोएं, साफ़ सुथरी होके सोएं। तो उन्होंने कहा मेरी लास्ट वीक मेरी मदर आ रही थी, तो उन्होंने ऑफ़र की कि मैं बच्चों को नहला देती हूँ, तो बच्ची ने जैना ने फ़ौरन बोला नहीं हमने नहीं नहाना। तो ग्रैंडमा कहती हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आज कोई भी बात नहीं होगा, आज वी आर हैविंग अ स्लैप। तो फिर उन्होंने कहा जब मैंने ये सुना मैं भी स्पिरिट में आ गई, मैंने उसको बोला तुमने क्या आवाज़ सुनी? ये मुझे लगता है कि तुम लोगों का बात जब बोल रहा है, वो कहता है कि मैं बहुत लोनली हूँ आज, मेरे में कोई भी नहीं आया, मैं जैना और एला को मिस कर रहा हूँ। तो कहते हैं वो लड़कियाँ आई, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और वो बाथटब में गई नहाने के लिए। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब उनकी जो ग्रैंडमा थी, बच्चों की ग्रैंडमा, उन्होंने कहा नहीं आपने बाथ नहीं लेना, आपने स्टार्ट करना है, आप बैकवर्ड जाएँ, आप बाद में। तो इसी तरह तो टॉनी कहती हैं मैंने फिर से बाथटब वाली आवाज़ बनाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चियाँ मेरे साथ खेल रही हैं, थैंक यू। तो फिर वो कहती है मेरी ट्विन बोलती है यू आर वेलकम। तो उन्होंने कहा वो नहाई, आराम से नहा ली, उन्होंने अपना पजामा भी पहन लिया और बेड में चले गए। उन्होंने कहा क्या अच्छी रात गुजरी, व्हाट अ लवली नाइट। अब हमारे पास आगे है माइकल की स्टोरी। माइकल बताते हैं कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम रात का नहीं होता था, सुबह का होता था। उनका बेटा जेमिस बहुत सुबह को उठ जाता था, 5 बजे उठ जाता था, और वो हम उसको बोलते थे कि जब तक घड़ी में आप देखो, जब तक सुई 7 पे नहीं पहुँची, आपने हमें नहीं उठाने आना। लेकिन वो बच्चा आ जाता था, 5 बजे आ जाता था और वो आके बोलता था कि मुझे भूख लगी है, कभी क्या-क्या है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होती थी। सुबह के 5 बजे कौन भूख किसको भूख लग सकती है?
तो उन्होंने कहा लास्ट कुछ पिछले जुमा हम लोगों को एक इंस्पिरेशन मिली उनकी वाइफ को। उन्होंने जैमी को बोला क्या वो एक स्पेशल पिकनिक ब्रेकफास्ट चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक बाउल रख दिया और उसमें सीरियल डाल दिया और उसको स्मॉल कंटेनर में बंद करके रख दिया। और हमने एक मिल्क दूध भी एक स्मॉल कप में रखा किचन में नीचे नीचे, ताकि वो उसके हाथ आराम से पहुंच जाए। तो हमने उसको बोला ये तुमने खुद करना है, खुद को खुद बनाना है, सब कुछ करना है, ये तुम्हारे लिए पिकनिक ब्रेकफास्ट है। तो वो बच्चा उठा, उसने नाश्ता तो उसने अपनी मर्ज़ी से किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा जब हम 7 बजे उठे, वो हमें 7 बजे उठाने आया, तो हमने देखा वो 5 बजे तक, 5 से लेकर 7 तक अपने लॉगोस के साथ खेलता रहा। और टेबल भी मेसी थी, लेकिन उसने नाश्ता भी कर लिया था खुद से। तो उन्होंने कहा बच्चे को तंग करने और स्लीप में हमें मेस से कोई भी मसला नहीं हुआ। हमने ये देखा कि बच्चे ने तंग नहीं किया, नींद ज़्यादा बेहतर थी हमारे लिए। और अब हमारे पास है जॉना की स्टोरी फिर से। जॉना बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनको एक चाइल्ड रिकॉर्ड प्लेयर मिला था बर्थडे के लिए। तो वो कहती है मेरे लिए बहुत बेस्ट प्रेजेंट्स में से एक था। तो उनका रोज़ रात को मैं सुनते हुए कभी क्या लगा देती थी, कभी क्या लगा देती, कभी म्यूज़िक लगा देती थी, या फिर मैं कभी कोई और चीज़ लगा देती थी। तो वो कहते हैं ये सारी उसमें उस जो रिकॉर्ड प्लेयर में था स्टोरीज़ भी थी। मैं कभी-कभी स्टोरी सुनते हुए भी रात को मुझे नींद आ जाती थी। तो उन्होंने कहा मैं उसको इतना सुनती थी कि जो मेरा भाई और मैं हैं, हम लोगों को लाइन्स भी याद हो गई थी वर्ड टू वर्ड उस रिकॉर्डिंग से कि इस टाइम में अब क्या बात बोली जाएगी। और उन्होंने कहा ये मेरे लिए एक बेस्ट सोर्स था। मुझे इसको अक्सर रात को सुनते हुए नींद आ जाती थी। ये उनके लिए बेस्ट प्रेज़ेंट था। और अब हमारे पास है मारिया की स्टोरी। मारिया बताती हैं बेंजामिन को रात को सोते हुए डर लगता था। उसको बहुत इस तरह की भी चीज़ें जो बहुत इनोसेंट सी होती थी, लेकिन उसको उन चीज़ों से डर लगता था। तो उन्होंने कहा एक रात हमने उसको मूवी दिखाई, जब हम उसके साथ कुछ स्टोरीज नहीं सुनाते थे या बुक्स पढ़ के नहीं सुनाते, तो एक रात हमने उसको स्टोरी सुनाई जिसमें ये था एक चूहा होता है, वो एक सहरा में भाग रहा होता है। उसको अपने पेरेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन जब उधर देखता है तो वो देखता है वो उसका ख्याल था, उसके अपने जहन का हिस्सा था, वहाँ पे पेरेंट्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा जब ये मूवी दिखाई ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बच्चा बहुत डर गया और 3 रातों तक सोया नहीं खुद से, कि उसको लगता था कि हम लोग डिसअपेयर हो जाएंगे। अब बेंजामिन उनको डर लगता था। उन्होंने कहा वो और उसकी उसका हस्बैंड कोशिश करते थे कि उन्होंने एक इमेजिनरी वॉल कर दी ताकि मॉन्स्टर्स ना आए। तो वो कहते थे अक्सर उस बच्चे की तसल्ली के लिए हम उसको बोलते रहते थे कि मॉन्स्टर्स रियल नहीं होते। वो कहता है नहीं, लेकिन मुझे फिर भी उनसे डर लगता है। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद जोहाना बोलती हैं कि मैं प्रीटी एक्साइटेड थी, क्योंकि हम मुझे इन सारी स्टोरी से मुख्तलिफ आइडियाज़ मिले थे। लेकिन मुझे ये नहीं था कि इन सब में से कौन सा आइडिया किस बच्चे के लिए काम करेगा। तो वो कहती हैं कि ये इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास है स्टेप 0, फाइंड अ पीसफुल टाइम टू टॉक विद योर चाइल्ड। बेड टाइम बच्चों के साथ बात नहीं करो, कोई भी दूसरा टाइम जब बच्चे सोना नहीं चाहते वो किस तरह से कर रहे हैं, बच्चों के साथ बात करें, वो कब सोना चाहते हैं, कैसे सोना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और दूसरा है स्टेप 1 है हमारे पास एक्नॉलेज फीलिंग्स। बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। अगर वो खुद से नहीं सोना चाहते तो उसको बताएं हाँ भाई हमें पता है कि खुद से सोना आसान नहीं है। और है हमारे पास है स्टेप 2, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। अगर बच्चे को कोई मसला हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को उसके साथ डिस्क्राइब करें, उसको डिस्कस करें। स्टेप 3, आस्क फॉर आइडियाज़। उससे आइडियाज़ के बारे में बात करें कि हमें आइडियाज़ चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप इस तरह से नहीं सोना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं। और है उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं इसके बारे में। वो आइडियाज़ कुछ ये हैं, बच्चों के जो साथ साइड टेबल है उस पे आप कोई ऐसी बुक रखें, पिक्चर बुक, जिसको बच्चे देखते रहें, या फिर उनकी किसी भी रिकॉर्ड कोई भी रिकॉर्डिंग बनाएं उनके फेवरेट सॉन्ग की या स्टोरीज़ की, जब वो जिनको वो बेड पे सुन सकें। या फिर उनको कडल करने के लिए कोई स्टफ्ड एनिमल या कोई डॉल दे दें। इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ हमें दिए गए हैं इस बुक में। इसके बाद इन आइडियाज़ के बाद हमें कुछ स्टोरीज़ बताई गई हैं कि आप किस तरह से एक्शन ले सकते हैं बच्चों की इंसल्ट किए बगैर या बच्चों को खुद से दूर किए बगैर। कुछ हमें स्टोरीज़ बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है सारा की स्टोरी है। सारा कहती हैं
कि जब उनकी बेटी मिया अक्सर उनको तंग करती थी, या जब बार-बार उनको उठाती थी, कभी उसको सुलाना होता था, कभी उसको कडल करना होता था, कभी उसको कोई लोरी देनी होती थी। तो वो कहता है ये इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मुझे वेकअप कॉल्स मिलती तो मैं अक्सर उस तो मैंने अपनी फीलिंग्स उसको स्ट्रांगली बताना शुरू कर दी। मैंने कहा मम्मी नीड्स टू स्लीप। मुझे नहीं पसंद रात को दरमियान में आप मुझे जगाओ। रात को हम अपने-अपने बेड में रहते हैं। उन्होंने उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, अपनी फीलिंग्स बच्ची को बताईं। तो उन्होंने कहा हफ़्ते के बाद वो बच्ची जब वो बच्ची आती थी तो वो उसको बताती थी। मैं उसको अपने बेड तक नहीं छोड़ के आती थी, बल्कि वो खुद ही वहीं पे रह जाती थी। उन्होंने कहा हफ़्ते के बाद उसने मेरे पास भी आना छोड़ दिया रात को। तो सेकंड है हमारे पास जोआना की स्टोरी। जोआना कहती हैं कि 3 साल का डैनी प्लेफुल मूड में था, तो उन्होंने कहा रात को बार-बार उठने से एक एक रात को बार-बार उठना और जाके पेरेंट्स को तंग करना एक प्रीटी गुड गेम है। तो उन्होंने क्या मैं उसको जितनी भी सख्ती से बात की मैंने, लेकिन मुझे बार-बार वो बार-बार 5 या 10 मिनट के बाद उठ के आ जाता था हँसता हुआ। तो उन्होंने कहा जब 3 दफ़ा ऐसा हुआ और जब चौथी दफ़ा हुआ तो मैंने कहा ये एक बहुत लंबी रात होने वाली है, या फिर मुझे सख्ती से बात करने की बजाय मुझे अपनी कोई कोई अंदाज़ चेंज करना होगा। तो उन्होंने कहा जब 5वीं दफ़ा जब आया तो मैंने घर को घर में अंधेरा कर दिया और मैंने लॉक लगा दिया पेरेंट्स में। और फिर वो चीखा चिल्लाया और उन्होंने कहा कि मुझे आने दें। मैंने कहा नहीं मुझे सोना है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आप अंदर आने दें। उन्होंने कहा नहीं मैं थकी हुई हूँ मुझे सोना है। तो मैंने कहा कि आप अपने बेड पे जाओ, मैं आ रही हूँ, आपको आके टक इन करती हूँ। तो वो कहता है अपने बेड की तरफ भाग गया और मैं उठी और मैंने उसको टक इन किया और मैंने उसको जाके सिम्पैथाइज़ किया। मैंने कहा मुझे पता है बेड पे सारी रात रहना आसान नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी सोना है और हम लोग कल को खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा मैंने अपने बेडरूम्स के दरमियान वाले दरवाज़े खोल दिए। उसके बाद खामोशी रही। हमारे पास नेक्स्ट है माइकल की स्टोरी। माइकल बताते हैं जब कारा पैदा हुई थी तो जेमी सिर्फ़ 2 साल का था। वो अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन जब कारा आई तो उसको रात को डर लगने लग गया। वो खुश नहीं था कि उसकी नई बहन आई है और हमने उसको जितना भी समझाने की कोशिश की, लेकिन छोटे बच्चे के आने से आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाती है, तो वो उसको अटेंशन नहीं मिल रही थी। छोटी बच्ची कारा रात को हमारे साथ होती और वो दूसरे अलग कमरे में, जिसकी वजह से उसको लगता था वो कट ऑफ हो गया है सबके सबके साथ। उन्होंने कहा हमने क्या किया, एक मैट्रेस ले लिया, मैट्रेस अपने कमरे में बिछाया ताकि उस बच्चे को हो कि वो भी हमारे साथ एक ही कमरे में सो रहा है। तो उन्होंने कहा जब कारा 6 माह की हो गई तो हमने उसको जैमी के रूम में शिफ्ट किया और जैमी को फर्नीचर ला दिया, ग्रोन अप बेड ला दिया, पुट अप मोबाइल्स एंड पोस्टर्स भी लगा दिए। एक बिग डील बनाई कि आओ आपका एक अलहदा कमरा है, आप दोनों का अलहदा कमरा, 2 बच्चे एक ही कमरे में और पेरेंट्स अलहदा दूसरे कमरे में, कोई भी अब अलहदा नहीं है। तो उन्होंने कहा इस वक़्त तक जैमी रेडी हो गया था। उसने कहा यस ठीक है। और कभी-कभी वो कहते हैं दिन में कभी-कभी फिर भी उसको अपनी बहन से चिढ़ हो जाती थी। लेकिन वो कहता था रात को उसको मज़ा आता था जब उसकी बहन उसके साथ होती थी। अब हमारे पास है रिमाइंडर। सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप है एक्नॉलेज फीलिंग्स। बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, वो जो भी चाह रहे हैं, वो किस तरह से चाह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में प्रूव करें, उनकी फीलिंग्स के बारे को समझें, समझने की कोशिश करें। और सेकंड है हमारे पास बी प्लेफुल और है तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्राई करें। और चौथा है हमारे पास एक्शंस ले, लेकिन बच्चों के इंसल्ट किए बगैर एक्शंस ले। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। ओवर टू नवीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स माय टर्न। ये स्टार्ट हो रही है एक सेइंग से जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम चिल्ड्रन, हाउ मच पेशेंस यू हैव फॉर इंस्टेंस। ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सम टाइम बच्चों के साथ ऐसे बिहेव कर जाते हैं इम्पेशेंट। तो वाकई ये हमारी पेशेंस का एक इम्तिहान होता है कि हम बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं और कितनी हमारी पेशेंस है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रही है, व्हेन पेरेंट्स गेट एंग्री। हम लोग भी इंसान हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग खुद अपने आप पे काबू नहीं पाते और हम लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बिहेव कर जाते हैं। तो एक पेरेंट हैं जो बहुत कंसर्न्ड है, उन्होंने आके ये कहा है कि हमने ये सारे टूल्स पढ़ तो लिए हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डाउट है कि समटाइम्स हम लोग ये सब कुछ ना
कर नहीं पाते, इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब वक्त आता है इनको इस्तेमाल करने का तो हम बिल्कुल ओवरवेलम हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम लोगों ने कौन सा टूल इस वक्त इस्तेमाल करना है। उसकी बजाय बल्कि हम लोग बच्चे को एक आध थप्पड़ लगा के और साइड पे कोने पे बिठा के कहीं बंद करके बिठा के तो बैठ जाते हैं। मतलब हम मिसबिहेव कर जाते हैं और बिल्कुल टूल्स तो हमारे जैसे जेन से ही निकल गए हो, हमारा दिमाग काम ही ना कर रहा हो कि हमने इस वक्त बिहेव क्या करना है। हम लोगों ने सिर्फ ये करना है कि बच्चे की पिटाई कर दो। तो एना एक मदर है, वो ये बता रही हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ ना तो ऑल आई वांट इज़ स्मैकिंग। मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ और बस दो चार लगा दी बच्चे को। मारिया एक और मदर हैं, वो भी यही बता रही हैं कि जब बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मारता है, बर्दाश्त नहीं होता, बिला वजह ही उसने किक कर दिया छोटे को, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीखा चिंगाड़ा सिर्फ इस वजह से कि उसने छोटे भाई को मारा था। मेरा उस वक्त कोई टूल काम नहीं कर सका, कोई चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई जो कि मैं उस वक्त अप्लाई कर पाती। सिर्फ मुझे ये पता था कि मैंने इसके ऊपर चिल्लाना है। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, नॉट इन्फिनिटली पेशेंट। और जो हमारी ऑथर है उन्होंने इन पेरेंट्स को बोला कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। और हम लोग कोई रोबोट तो नहीं है ना। जैसे हम लोग उन्हें बच्चों के बारे में बात करते हैं कि हमने अपनी बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। अपनी फीलिंग्स को क्या एक्सेप्ट करना है कि हम वाकई गुस्सा हैं, हम खुद पे काबू नहीं पा रहे और हम रोबोट तो नहीं हैं तो इंसान ही, गुस्सा हमें आता है और सम टाइम। लेकिन आपने ये कोशिश करना है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जब ऐसा मरहला आता है कि हम लोग बिल्कुल अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसमें उन्होंने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। वो कहती हैं कि सबसे पहले तो यही है कि एक्सेप्ट करें कि हाँ वाकई अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि अपने एक्शंस को लिमिट करने की कोशिश करें। एक्शंस को लिमिट करने की कोशिश है कि आपने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। कोशिश करें कि जितना कम से कम आप रिएक्ट करें ना उतना आप कर पाएँ, ठीक है। आपके ज़हन में कोई टूल नहीं आ रहा, आप अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लें। टूल अप्लाई करना है इस वक्त कौन सा करना है ज़हन में नहीं आ रहा, मैं ये करूँ यो करूँ ये करूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा टूल यहाँ पे काम करेगा। एटलीस्ट आपको ये तो समझ आ रहा है कि हाँ मैं गुस्से में हूँ, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है, मैंने सिर्फ रिएक्शन कम देना, ठीक है। आप मिनिमल रिएक्शन देने की कोशिश करें। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फिज़िकल हार्म, मिनिमल फिज़िकल हार्म आप लेके आएँ कि आप कोशिश ना करें कि बच्चे को टच ही ना करें। भाई अच्छा मैंने टच नहीं करना, इसको मैं कुछ और कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें आप खुद भी कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। और अगर आप वाकई फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही बैठे हैं बच्चे के साथ, तो आप कोशिश करें कि आपने जो पेशेंस लूज़ की है उसके साथ जो भी आपने मिसबिहेव कर दिया, अब आपने कर भी दिए, तो आप बच्चे के साथ दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। मैं तो यही करती हूँ कि फिर मुझे जब एहसास होता है कि भाई ये मैंने गलत कर दिया है, तो मैं बच्चे के पास जाती हूँ, उसको सॉरी बोलती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा मामा से गलती हो गई, माँ आपको हाई हुई थी, मामा ने बहुत ज़्यादा शाउट किया था, अच्छा अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम ना करूँ, मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं। और बच्चा इतने में ही खुश हो जाता है, यकीन करें। इसमें कुछ उन्होंने और भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि कोशिश करें कि आपने शाउट भी करना है ना, तो आप कोई एक वर्ड यूज़ करें। लेट्स से बच्चा गाड़ी में नहीं बैठ रहा, आपने कहीं जाना है, आप उसको बहुत तरीके से कोशिश करनी है लेकिन वो नहीं बैठा और आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो आपने एकदम से ज़ोर से शाउट करके कहना है कार, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे छोटा बच्चा को बड़ा बहन भाई मार रहा है, तो आपने उसे बाकायदा बहुत लंबा लेक्चर देने के लिए या हिटिंग करने के अलावा ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें उससे। जैसे कहें कि छोटे बच्चे इसलिए नहीं होते कि आप उन्हें मारते रहो हर वक्त, कि वो आपका छोटा बहन भाई और आप उसको हिटिंग करते रहो, ये गलत बात है, ठीक है। और एक गेट आउटसाइड सपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। आउटसाइड सपोर्ट में सिर्फ ये नहीं है कि थेरेपिस्ट ही आते हैं। समटाइम हम अपने किसी बहन भाई को कॉल कर लेते हैं और कहते हैं यार आप क्या करते हो जब आपके बच्चे आपको तंग करते हैं, तो वो आगे से कहानियाँ ऐसी सुनाते हैं कि जिससे ये समझ आती है कि अच्छा मेरे बच्चे मेरा ख्याल है कम ही तंग करते हैं, और वाकई ये रियलिटी ऐसा होता है। और गो फॉर अ वॉक, ये भी जिनके पार्टनर्स हैं बिल्कुल और उनके पास ये ऑप्शन है कि वो बच्चों के पास कुछ देर हैं और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप थोड़ी देर घर से ही बाहर निकल जाए। ओके जी, अब स्टोरीज़ हैं इससे रिलेटेड। एक है डांस स्टोरी। एक चीज़ आप
को ना अपने ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि बच्चे ने चीखना चिल्लाना है, उसने किकिंग करनी है, ये पार्ट ऑफ टेरिटरी है। उसने अपने घर में ये चीज़ें करनी हैं, ये पॉसिबल हैं और वो कर सकता है और उसने अपने घर में ही करनी है, कहीं और नहीं करनी। ठीक है? सबसे पहले तो ये आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अब एक मदर है, वो बता रही हैं कि बाहर शदीद ठंड थी और वो अपने बच्चों को ना, एक डेढ़ 2 साल के बच्चे को और एक 6 महीने के बच्चों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। तो जो 1.5 साल का बच्चा है ना, वो चाहता था कि मैं पहाड़ पे चढ़ूँ, बाहर जाऊँ और किसी माउंटेन पे चढ़ जाऊँ। तो वो क्या करने लगा, वो एक टेबल के ऊपर कुर्सी रख के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तो ज़ाहिर है कि ये तो एक माँ नहीं करने दे सकती। तो उसने बच्चे को खींचा और पकड़ के थोड़ी देर ना उसको कहा कि आप ये नहीं कर सकते, और छोटे बेबी को लिया और रूम में जाके खुद को बंद कर लिया और डोर नहीं ओपन किया। वो बच्चा बार बार डोर नॉक करता रहा कि मामा ओपन कर दें, लेकिन आखिरकार माँ ने फिर ओपन किया, उसको भी अपने साथ लिटाया, उसको प्यार किया, बच्चा भूल गया, वो उसे फिर किचन में लेके गई, उन्होंने खाया पिया और बच्चा जो था वो नॉर्मल हो गया बिल्कुल। अच्छा, जूलिया एक मदर है, वो एक और स्टोरी अपनी बता रही हैं कि मेरे ग्रैंडफ़ादर जो थे वो फ़ौत हो गए थे और मैं फ़्लाइट नहीं ले सकी उन तक पहुँचने के लिए, उनके जनाज़े में शामिल होने के लिए। तो वो कहती हैं कि मैंने सोचा कि खाना तो आज मैं नहीं बना पाऊँगी, मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हूँ। तो क्यों ना मैं बच्चों को लेके ना पिज़्ज़ा दिलाने ले जाऊँ। कहती हैं लेकिन रास्ते में बच्चों ने इतना तंग किया कि मेरी बस हो गई और मैंने ना उनको पिज़्ज़ा खिलाने के बजाय ना एक जगह जाके गाड़ी बस पार्क कर दी और उनको चीखता-चिल्लाता छोड़ दिया कि कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक चीज़ उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट इससे चीज़ से निपटने के लिए बताई है कि आपने अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देनी होती है, ठीक है? तो अगर आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे, आप डिनर नहीं बना सकते, आपने सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि हाँ ठीक है, मेरे से नहीं होगा। फिर कोशिश करें बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। बच्चों से बात करें, उनको बताएं कि बेटा आज मामा बहुत सैड हैं, मामा आपके लिए कुछ नहीं बना सकती, आज आप प्लीज़ कोई सीरियल खा लें, आज हमारे खाने में सीरियल ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, आज मामा के लिए मुमकिन नहीं है डिनर बनाना। बजाय इसके कि आप उन्हें लेके बाहर घूमें फिरें, वो आपकी सुने ना और आप बिल्कुल ही आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अच्छा, एक और पॉइंट है नेक्स्ट, वो ये है ट्रबल शूटिंग व्हेन टूल्स डोंट वर्क। बिल्कुल ये रियलिटी है, मैंने फील भी किया कि समटाइम टूल्स जो होते हैं ना वो काम कर रहे ही नहीं होते हैं। तो टोनी कहते हैं कि समटाइम, एक फादर हैं ये टोनी, वो कहते हैं कि समटाइम तो टूल्स बिल्कुल काम नहीं करते, रियल लाइफ इज़न्ट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो छोटी बेटी थी ना, वो अपनी फ्रेंड के घर में खेलना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके भाई जो कि सॉकर प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था, उसको भी पिक करना था और मैंने शाम के लिए खाना भी बनाना था। मैं उसको अब पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकता था। तो कहते हैं कि मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा हम कुछ और कर लेंगे, आप उसके घर कल नहीं जाना चाहती हो, ऐसा कर लो कि किसी और के साथ आप आज खेल लो, भाई के साथ खेल लेना, कल चली जाना। लेकिन बच्ची किसी तरह नहीं मान रही थी। तो कहते हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने उसको कोई काम भी नहीं कर रही थी, कोई भी उसके मुताबिक, टोनी के मुताबिक कोई टूल काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको रूम में लॉक कर दिया कि ठीक है, आपने चीखना चिल्लाना है, रूम में बैठ के चीखती रहो। अच्छा, तो इसके ऊपर जो हैं वो कह रही हैं कि जो है ना एक्नॉलेजिंग फीलिंग, ये वाला टूल यहाँ पे काम आ सकता है। अच्छा, एक और पेरेंट स्टोरी बता रही हैं कि उनको पता चला कि उनकी बेटी ने क्लास में फ्रेंड के साथ लड़ाई की है। तो वो कहती हैं कि रास्ते में उन्होंने बेटी को पिक किया, फिर टीचर ने बता दिया कि फ्रेंड के साथ लड़ाई की है। तो उसकी मदर ने कहा कि टीचर ने मुझे बताया कि आज आपने फ़ाइट की है और अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। तो वो ने कहा आपकी अच्छी फ्रेंड थी, आपने क्यों लड़ाई की उससे? तो जो बच्ची थी ना वो उससे और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो मदर ने फ़ील किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समटाइम्स एम्पैथी सीम्स टू मेक अ चाइल्ड फील वर्स। हर जगह एम्पैथी काम नहीं करती। इसके बजाय उसकी माँ ने ये सोचा कि अगर मैं ऐसा करती ना कि मैं घर जाती और किचन में चली जाती और उसे कहती कि बेटा जब आप कंफर्टेबल फील करो आप भी ज़रा मेरे साथ किचन में आना, मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, फिर हम दोनों मिलके कुछ बनाते हैं, तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होता। एक बच्चा है, उसे लीगोस का शौक तो बहुत है, लेकिन उसका ना लव हेट रिलेशनशिप है लीगोस के साथ। अब जब वो कोशिश करता है कि उनको बनाने की और वो गिर जाते हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं होता।
तो मामा उसको आराम से कहती हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, ये कोई बात नहीं, लीगोस तो गिर भी जाते हैं, इट्स ओके। तो बच्चे को ये अच्छा नहीं लगता, इसके बजाय आपको ये करना चाहिए, ये तो लीगोस हर वक्त गिर जाते हैं, इनके ऊपर तो ना कोई बड़ा सा वजन रख देना चाहिए ताकि ये स्टिक टुगेदर हो जाए और ये बिल्कुल ना गिर पाए, स्टूपिड लीगोस। तो बच्चा ज़्यादा अच्छा फील करेगा। अच्छा, एक बच्चा पॉइंट है यहाँ पे, मैंने चाइल्ड नीड्स हेल्प क्लाइंबिंग आउट ऑफ पिट ऑफ डिसफियर। अच्छा, एक बच्चा है, पेरेंट है, वो बता रही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं। एक तो है कि उसको ज़रा प्यार करो, वो गिर गया है, उसको पारी शारी करो, उसको आराम से कहो कि हाय अल्लाह मेरा बच्चा गिर गया था, तो वो चुप कर जाता है। और कोई बच्चा ऐसा होता है, बिल्कुल मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही हैं, जो छोटा बेटा है ना, वो आराम से ही मान जाता है। उसको कोई चोट लगे, कोई चीज़ चाहिए हो तो उसको किसी और तरफ लगा दो, आराम से लग जाता है। और जो मेरी बेटी है ना, शी इज़ लाइक कि मम्मा बहुत ज़ोर से लगी है, हाय मुझे चोट लगी है, दर्द हो रही है, मतलब उसने घंटा रोना होता है। और देखने में इसको कुछ भी नज़र नहीं आया होता, चोट कोई नहीं घास लगी होती। तो एक मदर है, वो स्टोरी बता रही है कि जो उनका बच्चा है ना, वो पॉपकॉर्न लेके बड़ी खुशी खुशी से निकल रहा था, तो उसके पॉपकॉर्न पेवमेंट में गिर गए। तो वो इतना दुखी अंदाज में रोने लग गया कि मेरे तो पॉपकॉर्न से गिर गए। तो उसकी मदर ने उससे कहा कि हाँ आपके पॉपकॉर्न गिर गए हैं, लेकिन किसी की तो आज पार्टी हुई है, आपने वो देखा है, वो स्क्विरल जो भागा जा रहा है, उसने पॉपकॉर्न्स देख लिए हैं, अब वो अपनी पूरी फैमिली को जाके बताएगा कि वाह ढेर सारे पॉपकॉर्न्स मिल गए हमें। वो सबको बुला के लाएगा और सारे पॉपकॉर्न पार्टी करेंगे, उन्हें बहुत मज़ा आएगा, वो तो इन्जॉय करेंगे। हाँ आपके पॉपकॉर्न कम हो गए हैं, लेकिन आज यहाँ पे स्क्विरल की पार्टी होने वाली है, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो बच्चा ये स्टोरी सुन के ना बिल्कुल खुश हो गया और नॉर्मल हो गया। अच्छा, जो है ना, एक मदर हैं, वो बता रही हैं कि उनका एक बच्चा ना बहुत ज़्यादा कैंडी खाता था, बहुत ज़्यादा कैंडी खाता था। तो उन्होंने ना कैंडी पकड़ के छुपा दी और बड़े बच्चों को बोला कि आपको ना सिर्फ दिन में 2 कैंडीज़ मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। और अगर आपको कैंडी चाहिए हो तो आपने ऐसे बोलना है कैंडी, के स्पेल करना है आपने कैंडी को, आपने कैंडी बोलना नहीं है, ताकि छोटे भैया को समझ ना आए और मुझे समझ आ जाए कि आपके कोड की, तो मैं आपको कैंडी दे दूँगी, ठीक है? आपने उसको याद नहीं दिलाना कि कैंडीज़ पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो इतनी मज़े की, बच्चा तो कैंडी जो है ना वो बिल्कुल भूल गया और चीज़ें खाने लग गया, वो भूल गया कि कैंडी उसने खानी है। लेकिन वो कहती है कि कुछ देर बाद ना हमारे घर एक गेस्ट आई, तो बच्चे ने उससे कहा कि आपके पास ये कैंडी है? तो वो मदर बड़ा खुश हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चे को कोड तो उसने डिकोड कर लिया था, लेकिन ये है कि उसने कैंडी मांगनी वाकई कम कर दी थी। अच्छा जी, ट्रबल शूटिंग के पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है, व्हेन द चाइल्ड इज टू अपसेट टू कोऑपरेट, गो बैक टू एक्नॉलेज फीलिंग्स। जब आपका बच्चा कोऑपरेट नहीं ना कर रहा टूल से, तो फिर आपने एक्नॉलेज फीलिंग्स का टूल ही यूज़ करना है, ठीक है? जैसे लिगोस के केस में उन्होंने कहा था कि उसने कहा स्टूपिड लिगोस, ये तो गिरते रहते हैं हर वक्त। तो आपने ना उसके मोड में चले जाना है, इस वक्त जो वो फील कर रहा है ना, आपने वही उसको फील करवाना है कि मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ जैसा आप फील कर रहे हो। और थोड़ा सा ये भी है, जो हमने लास्ट एक स्टोरी भी पढ़ी है कि मदर ने ना बिल्कुल ये वो उसने तो एम्पैथी शो करने की कोशिश की कि बेटा आपकी अपनी फ्रेंड से लड़ाई हुई है जिसकी वजह से बच्ची और वर्स हो गई। तो आप कोशिश ये करें कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें, अगर वो किसी मुश्किल सिचुएशन में से गुजरा है ना, तो पहले उसे थोड़ा सा खुद रिकवर होने की कोशिश करने दें, उसके फिर आप उसको किसी और काम में लगा दें। स्ट्रेट अवे उससे उसी पॉइंट के बारे में बात करने की कोशिश ना करें। टेक एक्शन यू विश वी कुड हैव अ, हाँ, या तो आप डायरेक्ट एक्शन ले लें, आप कहें कि आई विश कि मैं आपको ब्रेकफास्ट में भी कैंडी दूँ, डिनर में भी कैंडी दूँ, लंच में भी कैंडी दूँ, लेकिन कैंडी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं इसको उठा के छुपा रही हूँ। अच्छा, ये 5वां पॉइंट मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। चेक ऑन द बेसिक्स। इज़ योर चाइल्ड डेवलपमेंटली रेडी टू डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, कि आप अपने बच्चे की शिकायतें तो कर रहे हो कि मेरा बच्चा ये करता है, ये करता है, ये करता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उसके लिए पॉसिबल है भी कि नहीं, डेवलपमेंटली पॉसिबल है कि नहीं, उस एनवायरनमेंट में पॉसिबल है कि नहीं? क्या वो इतना बड़ा हो गया, क्या उसको ये चीज़ समझ भी आ रही है? जो ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगी कि
पढ़ाई के केस में ये होता है कि बहुत छोटे बच्चे की आजकल बहुत पिटाई लग रही होती है सिर्फ पढ़ाई की वजह से। तो आप ना प्लीज़ इन चीज़ों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि इन चीज़ों को एक्नॉलेज करने की कोशिश करें और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। ओके जी, ये बुक हमारी एंड हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।